नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। पाकुड़ में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि जन आक्रोश महारैली को विफल बनाने के लिए ये किया गया है। शुक्रवार की रात पुलिस की वर्दी में उपद्रवी केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास में घुस आए और हमला कर दिया। छात्रों ने बताया कि उपद्रवी लगभग 100 की संख्या में लाठी डंडे और हथियार से लैस होकर आए थे। सोए हुए छात्रों पर अचानक धावा बोल दिया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। उन लोगों ने जमकर तांडव और उत्पात मचाया। कुछ छात्र घटना के बाद से ही गायब है। इस मामले पर अमर कुमार बावरी ने कहा कि ये दमनकारी झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार पाकुड़ को जहां बांग्लादेशियों का चारागाह बना रही है, तो वहीं मूलवासी आदिवासी जनमानस के आक्रोश व विरोध को लाठी डंडे के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला के उपायुक्त व पुलिस प्रशासन मामले में दोषियों को चिन्हित करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। पाकुड़ में कानून का राज स्थापित किया जाए, न कि गुंडों का। पाकुड़ से आज सुबह बहुत ही विचलित करने वाली खबर सामने आई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस आदिवासी दलित विरोधी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने आदिवासियों पे जुल्म की इंतहा पार कर दी है। महेशपुर विधानसभा अंतर्गत गाय बथान में जिस तरह से वहाँ के आदिवासियों की जमीन को मुस्लिम घुसपैठियों ने कब्जा करने का कोशिश किया और जब जो मूल रैयत आदिवासी जब उसका विरोध किए तो उसको जान से मारने की धमकी दी, मारा। अभी भी उसकी इलाज दुमका में चल रहा है। राज्य की सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रही है। वहीं स्थानीय विधायक, वरिष्ठ विधायक जाकर के मामले की कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं। जब पूरा संथाल समाज, आदिवासी समाज इस घटना से आक्रोशित होकर के और निष्क्रिय रहने के शासन प्रशासन के कारण और राज्य की सरकार जो अपना अगुआ सरकार कहती है, हेमंत जी की सरकार, जब इस मामले पे कोई कार्य नहीं करती है तो वहाँ के आदिवासी संगठनों के द्वारा आज एक बड़ा आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया जाता है। और जब सारा डिसीजन सूचना एसडीओ के माध्यम से उनको दिया जाता है शासन प्रशासन को, कल रात उनको धमकाया जाता है और बेरहमी से कॉलेज छात्रावास के केएम कॉलेज के छात्रावास में जो नेतृत्व करने वाले छात्र, जिन छात्रों का इस विरोध में, अन्याय के सरकार के विरोध में वो आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर जो है रात में ही घुस करके अपराधी मार करके उनको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और सारे लोग अभी इलाजरत हैं। 3 बच्चे नहीं मिल रहे हैं छात्रावास से, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। भयंकर आक्रोश उस पूरे क्षेत्र में है और ये राज्य सरकार की अकर्मण्यता, राज्य सरकार का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने जो चश्मा इतना मोटा पहन लिया है कि आदिवासियों का हित आज हेमंत सोरेन जी को और पूरे आदिवासी जो सरकार बनने के जो ढोंग रचते हैं उनको नहीं दिखला है। संथाल प्रोग्राम में ये सारे लोगों को जिनके चोटें आई हैं, जिनको मारा है, प्रशासन अविलंब उसे अपराधियों को गिरफ्तार करे। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है तो उनको अविलंब सस्पेंड करे, इनकी इलाज की पूरी व्यवस्था हो और अगर इसके बाद यदि जो गायब हुए बच्चे नहीं आते हैं, इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से दबाने का कोशिश सफल नहीं होगा। उनको मालूम होना चाहिए कि हूल के प्रणेता सिद्धू कान्हू जी का धरती है और उनके वंशज है। एक और हूल दरकार है, मांग है आज के संथाल परगना से पूरे झारखंड में। आज माटी बेटी रोटी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बार फिर से हूल करना ही होगा। ये अत्याचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पोषित करके आदिवासियों की जमीन, बहनों को और यहाँ के सारी चीज़ों को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार को जरूर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। वहीं झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के विधायकी की सदस्यता खत्म होने पर उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। उनकी पार्टी के लोगों ने ही उनकी सदस्यता खत्म की है, इसका दुख उन्हें नहीं है। लेकिन ठीक सदन शुरू होने से एक दिन पहले ही ये किया गया है, जो एक साजिश है।
विधायक चमरा लिंडा भी स्वतंत्र लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कार्रवाई सिर्फ उनके ऊपर की गई है। उक्त बातें लोबिन हेम्ब्रम ने शनिवार को अपने पुराने विधानसभा स्थित आवासीय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये किसी के दबाव में किया गया है और आनन फानन इस पर हमला लिया गया है। पूर्व विधायक ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया है। सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उससे वहां मुकर गई है। आज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार चुप है और इसकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। कि आपने समय पर आने का कष्ट किया है इस बारिश के टाइम में भी। तो आज आप लोगों को बुलाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज जो झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा मेंबरशिप पार्टी के लोगों ने स्पीकर के थ्रू मेंबरशिप तो हमारा खत्म कर दिया है। मेंबरशिप खत्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है और हमको कोई दुख भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं। बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा और कौन सवाल देगा, जवाब देगा? और हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है। और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। और चमरा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। मेरे ऊपर दल बदल का कानून का ही लोग लागू किया और ये 10th शेड्यूल में आता भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। और चमरा लिंडा को एक भी नोटिस भी नहीं किया गया। नोटिस तो हमको भी नहीं किया गया। अगर बजाता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है, पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से आपको नोटिस भेजो और नोटिस का जवाब हम देते। और जवाब देने के बाद पार्टी के अंदर में सेंट्रल कमेटी में इसका डिसीजन होता, उसमें माननीय गुरुजी जो हमारे पार्टी के सुप्रीम में है, उसका अनुमोदन होता, तब इसके बाद कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और एक तरह से हम समझते हैं ये बिल्कुल दबाव में किया गया है, पार्टी के दबाव में किया गया है, स्पीकर को दबाव दिया गया है। और आनन फानन में हमारा मेंबरशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया। वहीं चाईबासा सदर अस्पताल में बनाए गए डे केयर सेंटर और झारखंड के पहले मॉडल टीकाकरण एवं एएनसी केंद्र का परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने शनिवार को लोकार्पण किया। मौके पर जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल मौजूद थे। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, वैसे लोगों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। अगस्त महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की स्वास्थ्य व्यवस्था और सदर अस्पताल को व्यवस्थित करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। धीरे धीरे काफी हद तक सुधार हुआ है, व्यवस्था बेहतर हुई है। डे केयर सेंटर और मॉडल टीकाकरण एवं एएनसी केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि जिले में टीकाकरण और एएनसी की बेहतर सुविधा के लिए केंद्र को स्थापित किया गया है। झारखंड में ये अपनी तरह का पहला केंद्र है। उन्होंने कहा कि इसी की तर्ज पर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है। खुशी की बात है कि हम लोग थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा को। सदर अस्पताल ये यहाँ के आम जनताओं के लिए और हम सबों के लिए
लाभदायक साबित होगा आने वाला दिन में। बेहतर प्रयास हम लोग करने का कोशिश किए। हमने पिछले बैठक में डीसी साहब से भी ये आग्रह किया था कि हम लोग डीएमएफटी से फंड से इसको और बेहतर करने का हम लोग कोशिश करें। ऐसे बेड वगैरह भी बहुत कम है, जितना सीट का कैपेसिटी है उससे अधिक मरीज आते हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग देखें। और जो भी यहाँ पर साधारण चीज़ें जिसमें जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर क्या बोलते हैं MRI वगैरह, बहुत सारा ऐसी जरूरत की चीज़ें हैं। डॉक्टर उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, उनका पेशेंट के बारे में नहीं कर पाते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ मैंने व्यवस्था करें ताकि उसका लाभ जो है ना लोगों को मिल सके। ये हम लोगों को शर्फ हासिल हुआ कि यहाँ पर शुरू करें और कोशिश करें सभी CHC में इसी तरह का मॉडल इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण और ANC केंद्र बने। साथ ही साथ वो जो आपने देखा कि वो जो चक्र था ANC का और इम्यूनाइजेशन का, वो भी पहली बार है जिसको डिफरेंट स्टेट्स में लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बहुत हैं, तो हम लोगों को लगा कि ज़रूरत पड़ा कि यहाँ की जो मरीज़ हैं, गरीब जनता है जिनको बहुत दूर जमशेदपुर भेजना पड़ता है उस फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को, तो कोशिश किया कि यहाँ पर भी डे केयर सेंटर एक बन जाए सदर हॉस्पिटल में, ताकि लोगों को जाने की जो तकलीफ़ है, आने जाने में जो खर्च होता है वो नहीं होगा। इतनी नज़दीक में है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज कर सकेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस ANC सेंटर और रूटीन इम्यूनाइजेशन मॉडल सेंटर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और सदर हॉस्पिटल में इसी तरह अच्छा से अच्छा सुविधा उपलब्ध हम लोग करा सकें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। वहीं सरायकेला जिला के आदित्यपुर NIT से सटे आसंगी प्लेटिना ड्रीम सिटी फेज 2 में रहने वाले लोगों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। लोगों ने बिल्डर शशांक निधि कंस्ट्रक्शन पर जबरन पार्किंग स्पेस घेरने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए बवाल काटा। सोसाइटी के लोगों ने महिलाओं के साथ मिलकर बिल्डर के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि बिल्डर ने निर्माण से पूर्व कई वादे किए थे जिसे पूरा नहीं किया गया। अब खाली पड़े पार्किंग स्पेस को भी जबरन जाली लगाकर घेरा जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष अजीत कुमार, जनरल सेक्रेटरी रणवीर सिंह, कोषाध्यक्ष BD शर्मा, सह कोषाध्यक्ष निर्मलया चक्रवर्ती ने बताया कि बिल्डर ने सही निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया है। फ्लैट के बाहरी दीवारों पर लगी टाइल्स गिर रही है जिससे महिलाएं घायल हो रही है। बिल्डर ने मनमानी करते हुए पार्किंग के खाली स्थान को पूरा घेर दिया है। मामले को लेकर सोसाइटी के लोग स्थानीय RIT थाना और सरायकेला उपायुक्त से शिकायत करने की तैयारी में है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि 3 अगस्त तक जबरन लगाए गए जाली को नहीं हटाया गया तो ये लोग उसे तोड़ फेंकेंगे। इधर मौके पर मौजूद शशांक निधि कंस्ट्रक्शन के निदेशक विजय कुमार और रंजीत मिश्रा को फ्लैट वासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विजय कुमार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सोसाइटी गठित हुए 4 वर्ष हो गए लेकिन सोसाइटी मेंटेनेंस का काम नहीं कर रही, जिसके चलते टाइल्स आदि टूटकर गिर रहे हैं। इन्होंने बताया कि 28 से भी अधिक फ्लैट खाली है जो बिके नहीं है। खाली फ्लैट के पार्किंग स्पेस को फ्लैट में रह रहे कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी के चलते जाली लगाया गया है। बहुत ऐसा फ्लैट है, हम लोग उधर क्यों नहीं रहते? पेंटा हाउस को ये मिलेगा वो मिलेगा, पेंट हाउस में अगर आप जाके दिखेगा ना सारा क्या बना के यहाँ पे आप अभी आप लाद के आ रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी कैसे जाएगा?
जाएगा। गाड़ी कमाई से हम लोग घर आप जानते हैं लाइफ में लोग एक बार लेता है, लोन लेके लेता है, हर कुछ ताक कर के लेता है। तो हम लोग बहुत सपना से यहाँ घर लिए थे कि अच्छे से रहेंगे, सोसाइटी बोल के लिए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग देखे कि यहाँ का क्वालिटी थर्ड क्लास है, काला ईंटा लगाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ क्रैक है, आए दिन ईंटा गिरते रहता है, लोगों को चोट लग रही है, लेडीज़ परेशान है। और हम लोग को जब कंप्लेन करने पर हम लोगों को धमकाया जाता है बिल्डर के द्वारा कि आप लोग तेज बनते हैं, कंप्लेन क्यों करते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है और हम लोग को रेरा का सपोर्ट चाहिए। हम लोग को लीगल सपोर्ट जो हम लोग बोल लेंगे। और आप लोग जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे हमारी अपील है कि हमारी बात को अथॉरिटीज़ तक पहुंचाया जाए और हमारे सपोर्ट किया जाए। कितने परसेंट विजय कुमार हुआ इस प्रोजेक्ट जो ड्रीम सिटी प्लेटना ड्रीम सिटी के कंपनी जिसको शशांक नदी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है उसका मैं एक निदेशक हूँ। इन लोगों का जो डिमांड है वो सरासर गलत है। इन लोगों ने बोला कि कुछ भी नहीं दिया। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितना हम लोग यहाँ ने जितना अच्छा मंदिर बनाया है पूरे आदितपुर जोन में किसी बिल्डर ने नहीं दिया। कि जितना भी इंक्रोचमेंट का काम किया जा रहा है, जो गलत किया जा रहा है, वो फेज 2 का किया जा रहा है। प्लस वहाँ के जो एक रुपेश शुक्ला है उनको इन लोगों ने सोसाइटी से निष्कासित कर दिया। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग मुद्दा बना के डेविएट करके चाहते हैं कि 2 फेज में कन्वर्ट हो जाए, 2 सोसाइटी बने और हम एक तरफ के मुखिया हो जाए। उनका मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि इससे पहले वो सोसाइटी में थे, उनको चाहिए था कि सिक्योरिटी आए, सैल्यूट मारे, उनके सब्जी का झोला हाथ से ले घर में पहुंचाए, जो अभी उनको साल भर से सुविधा नहीं मिल रही। इसीलिए मुख्य कारण से यही कारण है जिसके चलते उनकी बीबी, उनकी माँ और वो इसमें बहुत सक्रिय है। वहीं रांची से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में IQAC और हेरिटेज सोसाइटी के तत्वावधान में 2 दिवसीय ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। शनिवार को इसके शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री अशोक भगत मौजूद थे। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडल्य एवं कई प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जनजातीय संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए नई पीढ़ी को संग्रहालय नहीं बल्कि उनके गांव और निवास स्थान पर जाकर जानने की जरूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि जनजातीय समाज, संस्कृति और परंपरा मौखिक परंपराओं के द्वारा सुरक्षित है। जनजातीय समाज आज भी 21वीं सदी में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सक्षम है, इसलिए उनकी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने की जरूरत है। रहन सहन ये सब मैं कई बार कहता हूँ कि ये सब चीज़ें शोध पत्र और शोध का नहीं है। इन्होंने ठीक कहा कि म्यूजियम हमारे सच्चिदानंद जी ने, एक सच्चिदानंद मिश्र जी हैं, एक सच्चिदानंद जोशी जी हैं, दोनों लोग एक एक खंभा पकड़े हुए हैं। ठीक ही है। तो ये म्यूजियम की कोई बहुत से समझा नहीं जा सकता है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो आपको है, क्योंकि नई जनरेशन को जंगल में भेजिएगा तो कई बार वो समझ नहीं पाएंगे। और कई बार हमारे यहाँ तो कई बार हमने देखा कि आते थे लोग कहते थे भाई मैं आदिवासी देखना चाहता हूँ, कहाँ पर पेड़ पर रहते हैं। गए पेड़ पर कौन रहता है? जानते हैं जो ज्ञान उपयोग और विभिन्न बीमारियों के उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए करते हैं। जनजातीय समाज में आप देखिए कि पारंपरिक कृषि एग्रीकल्चर तकनीकों का उपयोग वो सभी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है जो पर्यावरणीय या पर्यावरण के अनुकूल होता है। अभी आपने अपने भाषण में पद्मश्री अशोक भगत जी ने पर्यावरण की बात रखी और ये पर्यावरण में ये संस्कृति, ये जो जनजातीय संस्कृति है वो उसको संतुलन बनाए रखने में आज भी इस 21वीं शताब्दी में सक्षम है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत बुड़ाम प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर किसानों ने बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। दर्जनों किसानों ने भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में शनिवार को बुड़ाम बीडीओ से मुलाकात की व अपनी मांगों से अवगत कराया। विमल बैठा ने कहा कि बुड़ाम प्रखंड एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के 80% लोग कृषि से ही अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। इस साल मानसून की बारिश समय पर नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि बुड़ाम प्रखंड क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करते हुए किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। इसके पहले विमल बैठा ने कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मिलकर समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर युधिष्ठिर सिंह सरदार, मेघनाथ गोप, चेतन सिंह, मानिक चंद्र मोदक व गणेश गोप आदि किसान उपस्थित थे। जुगसलाई विधानसभा के बुड़ाम प्रखंड में अभी हम लोग पहुंचे हैं और इस बार मानसून देरी से आने के कारण, पानी नहीं होने के कारण, क्योंकि बुड़ाम में 80% लोग खेती कर कर अपना जीविका चलाते हैं और पानी नहीं होने के कारण आज ये इनका स्थिति हो गया है कि ये अनाज नहीं बो पा रहे हैं। इसके कारण हम लोग ये प्रशासन से हम लोग मांग रखे हैं कि इसको सूखाग्रस्त किया जाए और इनको राशि उपलब्ध किया जाए जिससे ये अपना जीविका चला पाए। आज ये दर दर भटकने का काम कर रहे हैं क्योंकि खेती नहीं हो पा रहा। पानी आप देख सकते हैं कि मानसून का स्थिति क्या है, खेतों में पानी नहीं है और जहां दलदल होना चाहिए, जहां पर अनाज उगना चाहिए, आज अनाज यहां पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी इस बार मानसून समय से नहीं आने के कारण ये देरी से यहाँ पे ये स्थिति बना हुआ है। तो आज यहाँ ग्रामीण उपस्थित है और हम सब मिलकर अभी बीडीओ मैडम को ज्ञापन भी सौंपेंगे कि इनको कि बुड़ाम प्रखंड को सूखाग्रस्त किया जाए, जहाँ यहाँ ग्रामीणों को इसको राशि भी आवंटन किया जाए जिससे ये अपना जीविका चला पाए, क्योंकि 80% लोग जुगसलाई के विधानसभा में पटमदा, बुड़ाम, कमलपुर जैसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण अनाज बोते हैं, कृषि करते हैं, जो हमेशा अपने जीविका को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे लोगों को आज पानी के चलते उनका खेती नहीं हो पाया है। इस कारण आज हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बुड़ाम प्रखंड को सूखाग्रस्त किया जाए। उधर जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले घरों में बारिश का पानी घुसने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। स्लुइस गेट के जाम होने से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। शनिवार सुबह जिला प्रशासन की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बता दें कि जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पानी नदी में जाने के बजाय जुगसलाई शिवघाट के पास गेट जाम होने की वजह से बागबेड़ा के निचले इलाकों के घरों में घुस गया। इससे लगभग 200 घर प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए हैं और कुछ लोग पास के स्कूल में रह रहे हैं। स्थानीय रंजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर से ही नाले का पानी घरों में घुस गया है। लगभग 200 से 250 घरों में नाले का पानी घुस चुका है। उन्होंने बताया कि स्लुइस गेट का फाटक जाम होने की सूचना मिल रही है। बारिश होने से पहले जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। वहीं इसकी सूचना मिलने पर कई जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। कि 2 दिन से बारिश हुआ, नाला का पानी जाम हुआ है, उसके बाद 200-250 घर डूब भी गया है। प्लस जाके गंदगी पानी पूरा घर में घुस गया, फाटक नहीं टूटा, नहीं बना, उसका वजह से ही पानी जाम हुआ है। ये नदी में पानी नहीं, अभी तक नहीं आए, कोई नहीं आया। नहीं, हम सब धरना देने गए हैं, कविता परमान का घर वहाँ से आए, उसके बाद फिर फाटक ले गए, फाटक से आए हैं, लेकिन अभी तक कोई संविधान नहीं हुआ। बोला टूटेगा, अभी तक क्या होता है ये पता नहीं चला। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया बाजार की मुख्य सड़क इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। जगह जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाने से सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है। अब जल जमा होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण डुमरिया बाजार की मुख्य सड़क में जल जमाव हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से गुजरने वाले वाहन पानी में डूबकर पार होते हैं, वहीं पैदल चलने वाले लोग सड़क के किनारे से आवागमन कर रहे हैं। जल जमाव के कारण आसपास की दुकानें भी प्रभावित हो रही है।
पूर्व मुखिया डेंडलो महानी ने कहा कि सड़क निर्माण के समय ही सड़क को ऊंचा नहीं बनाया गया है, जिस कारण बारिश के दिनों में सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि रोजाना इस सड़क से प्रशासनिक पदाधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं जाता। ग्रामीणों की मांग है कि जल जमाव की जगह पर सड़क को ऊंचा किया जाए ताकि ग्रामीणों को इस समस्या से छुटकारा मिले। दिक्कत होता है यहाँ, इसमें आम जनता से लेकर गाड़ी घोड़ा लेकर आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है। लेकिन सड़क जो बनाया है इसमें देख करके इंजीनियर को, ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को बनाना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसीलिए पानी जम रहा है। इसलिए बहुत ही आवागमन में पानी के दिन में दिक्कत होता है। अभी तक तो हम लोग अवसर लिखित और मौखिक बोले नहीं है, लेकिन इस रोड में मेन रोड है, DC भी आते हैं, SP भी आते हैं, सभी अधिकारी भी आना जाना करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं इसमें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साझा झारखंड न्यूज। नमस्कार।